हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मित्रों फटाफट आप जुड़ जाएंगे और अपने उन साथियों को शेयर करेंगे जो साथी अभी पिछड़े रह गए हैं। मानता हूँ भाई, एग्ज़ाम थोड़ा सा डिले हो रहा है। डिले होना तय है, पता है आपको। आपकी सेहत से बढ़कर सरकार कुछ नहीं चाहती है। अगर आपका सेहत रहेगा तो एग्ज़ाम भले 1 महीने लेट हो दोस्तों, चल जाएगा, है ना? आपको पता होना चाहिए दोस्तों, लेकिन आप पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे। अगर पढ़ाई छोड़ देंगे तो बर्बाद हो जाएँगे मित्रों, इतना समझ लीजिए। पढ़ाई आपको कुछ भी नहीं छोड़ना दोस्तों। जीके, करंट अफेयर जितने भी आपको लगता है कि हमारे जो टॉपिक वीक है ना, उस पे थोड़ा ध्यान दे दीजिए, है ना? आपको पता है 50 नंबर का हर जितने भी एग्जाम होते हैं इंडिया लेवल में, 50 नंबर का जीके हर चीज़ में, जीके करंट अफेयर से रिलेटेड सारी चीज़ें आते हैं। तो आप उस पे ध्यान दे दीजिए। जो आपका थोड़ा-सा वीक पोर्शन है, मैथ वीक है तो मैथ पे ध्यान दे दीजिए। अगर रीजनिंग वीक है तो रीजनिंग पे ध्यान दे दीजिए। अगर साइंस वीक है तो साइंस पे ध्यान दे दीजिए। आपके लिए तो फ़ायदा ही तो है। थोड़ा-सा फ़ायदा उठाना सीखिए दोस्तों। किसका? पता है, माहौल का, है ना? चलिए, तो आज का हम सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। जो पिछला सेशन आपने देखा था तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो देख लीजिए। फिर उसके बाद आज से हम स्टार्ट कर लेते हैं इसका। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, राजन सीरीज का। दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण से आप क्या समझते हैं? आप पर्यावरण को कैसे संरक्षित कर पाते हैं? दोस्तों, आपको पता है पर्यावरण शब्द जो है 2 शब्दों से, इन्वायरन और मेंट से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है घेरना, है ना? एनवायरमेंट का मतलब होता है घेरना दोस्तों। प्रकृति में वायु, जल, मृदा, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु सभी सम्मिलित होकर पर्यावरण बनाते हैं। वर्तमान में पर्यावरण मानवीय क्रियाकलापों के चलते अत्यंत प्रदूषित हो गया है, अतः इसमें संरक्षण की महती आवश्यकता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता हो गई है। पर्यावरण संरक्षित करने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता प्रत्येक प्रकार के प्रदूषण को समाप्त करना, जैसे SO2 होते हैं, NO2 होता है, विद्युत चालित बैटरी चालित वाहन होते हैं जैसे कि H2SO4 होता है, जो केमिकल सबसे ज़्यादा रिएक्टेंट होता है दोस्तों। केमिकल होता है जो बैटरी संचालित, बैटरी जो होते हैं ना, कार वगैरह में जो यूज होते हैं, घरों में यूज होते हैं, इन्वर्टर में यूज होते हैं, उसमें काम आते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा उसका यूज होता है। जल स्रोतों को गंदा करना बंद करिए पहले तो। जैव प्रदूषण को पूर्णतः रोकना। जो जैव प्रदूषण का मतलब समझ रहे हैं, जो हमारे आसपास के वातावरण है, जैसे हम गंदगी फैला रहे हैं। हम लोग पता है क्या करते हैं दोस्तों, पॉलीथीन लाए, पॉलीथीन में सामान था, उसको अपना खा लिए भैया, फिर उसके बाद उस पॉलीथीन का कोई काम है नहीं, फेंक दिए। पता चला कि जैव में गया, मतलब जैव का मतलब समझ रहे हैं, जीवित चीजें। जैव और अजैव, जैविक चीजें, अजैविक चीजें। जैविक प्राकृतिक चीजें जो होती हैं, जैसे हम हो गए, आप हो गए, पेड़ पौधे हो गए, यह सब होते हैं। लेकिन अजैविक में जैसे आ जाते हैं प्राकृतिक में, जैसे कुएं, मतलब पानी वाला जो बॉडी हो गया, वाटर बॉडी हो गया, बड़े बड़े झील, झरने, पहाड़ दोस्तों, मिट्टी, ये सब आ जाते हैं अजैविक प्राकृतिक में आ जाते हैं ना। तो इतनी बातें आपको पता तो होगा ही। अगर नहीं पता है तो आप सीख चुके होंगे, आशा करते हैं। हानिकारक गैसों का उत्सर्जन पर रोक लगाइए, जैसे कि बहुत सारे हानिकारक गैस हैं। जैसे हम लोग कभी अगर पास में ही जाना होता है तो ले लेते हैं बाइक, स्कूटी पे निकल लेते हैं। प्रदूषण हो रहा है, नहीं हो रहा है, हमसे क्या मतलब है भैया, थोड़ा सा कर लेंगे तो हम थोड़े बर्बाद कर देंगे पर्यावरण को। लेकिन आपको यह नहीं पता है, अगर आप थोड़ा थोड़ा सा ही कम करेंगे ना, 1%, 2%, 3% कम करेगा दोस्तों, तो इससे क्या होगी, जो हमारे इन्वायरमेंट में जो हम लोग पॉल्यूशन कर रहे हैं, उनकी साझेदारी की संख्या घटेगी। जब घटेगी तो हमारा इन्वायरमेंट ऑटोमेटिकली साफ होगा। आपने देखा था कोरोना काल में क्या हुआ था। हमारी पूरा इन्वायरमेंट, जो जानवर कभी बाहर नहीं आते थे दोस्तों, वह जानवर हमें दिल्ली के सड़कों पे टहलते हुए दिखाई दिए थे, है ना? हमारे अंटार्कटिका में जो छेद है दोस्तों, ऊपर अंटार्कटिका के ऊपर जो छेद है, आपको पता होना चाहिए, हमारे दोस्तों ओजोन परत में वो भर गया था, है ना? आपको ये सारी बातें, मतलब कि हमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट मिलता है, हमें बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है दोस्तों, पॉल्यूशन अगर कम होता है तो। आप कभी देखिएगा, ये पॉल्यूशन दोस्तों आने वाले समय में हम लोग के विनाश का कारण बनेगा। इतना तो तय है, पृथ्वी कभी न कभी विनाश तो होगी ही, लेकिन अगर वो समय से पहले हो जाती है तो हम लोग उसके भागीदारी होंगे, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टरलाइजेशन विधि के खाद्य पदार्थों को सूक्ष्मजीवों से कैसे सुरक्षित रखा जाता है? संक्षेप में लिखिए इसको। तो स्टरलाइजेशन का तात्पर्य है कीटाणु रहित करना। इतनी बातें आप याद रखेंगे, अथवा निर्जलीकरण करना। निर्जलीकरण का मतलब होता है दोस्तों, जो निर्जलीकरण का मतलब उसमें जीवाणु, विषाणु जो होते हैं ना, उसको नष्ट कर देना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो भावपूर्ण तरीके से संक्रमणकारी तरीकों, जैसे कवक हो गया, जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, उसके भोज्य पदार्थ औषधियों या जैविक संवर्धन माध्यम से नष्ट कर देती है। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, आप जब देखते होंगे कि भैया कीटाणु वगैरह है तो फिनाइल वगैरह लाते हैं और फर्श की सफाई करते हैं। तो क्या कीटाणु मर जाता है? नहीं दोस्तों, आपके
की गलतफ़हमी है, कीटाणु नहीं मरते हैं। आप कभी देखेंगे माइक्रोस्कोप से जितने कीटाणु पहले थे ना, उससे तो ज़्यादा ही दिखने लगते हैं कभी-कभी। पता है आपको क्या होता है? इसमें क्या होते हैं जो कीटाणु होते हैं, जैसे आप कभी मच्छर का जो आता है ना, क्या बोलते हैं उसे? जो कॉइल्स आते हैं, जो लिक्विड आता है मंच गुड नाइट वगैरह आते हैं ना, उससे आप पता है क्या करते हैं? जला देते हैं, मच्छर बेहोश हो गया, आपको लगता है मर गया, लेकिन ससुरा फिर से जग जाता है, फिर से काटने लगता है ना? फिर से काटने लगता है, चोंकने लगता है, फिर अपना ब्लड चूसने लगता है। मतलब यह समझ रहे हैं, वो बेहोश होते हैं। अगर उसको हम लोग भगाना चाहें घर से, तो एक सिंपल सा तरीका है। हम लोग क्यों पैसे खर्च करें? पता है, हल्का-सा धुआँ कर दें घर में। बस हल्का-सा जहाँ धुआँ करिए, वो कुछ तो बेहोश हो जाएँगे, कुछ निकल के भाग जाएँगे, पलायन कर जाएँगे। फिर पता है इतने दूर जाएँगे ना, रातों तक वहाँ पे नहीं आएँगे दोस्तों। ये सबसे अच्छा फंडा होता है। लोग बायोडोमॉस वगैरह यूज़ करते हैं, पता नहीं क्या-क्या यूज़ करते हैं, है ना? गंदा लगता है। तेल वगैरह पता नहीं कैसे लगाते हैं लोग, है ना? बदबू करता है, बिल्कुल बदबू करता है। छोटा-सा सिंपल सा तरीका अपनाइए, मच्छर को भगाइए। दोस्तों ये बातें आप इस क्वेश्चन के माध्यम से सीख लिए। कीटाणु शोधन के 2 विधियाँ हैं। कौन-कौन सी भौतिक विधि है और रासायनिक विधि है? दोस्तों ऊष्मा के द्वारा छानकर विकिरण द्वारा आदि रसायनों एथिलीन, ऑक्साइड, ओज़ोन आदि का प्रयोग करके हम क्या करते हैं? कीटाणु शोधन करते हैं दोस्तों। अभिसारी और अपसारी लेंस क्या होता है? हमने बताया है कि नहीं बताया भैया? चिल्ला-चिल्ला के बताया है, आपको पता होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए, लेंस तो पूछा है, यहाँ पे लेंस पूछा है, लेकिन दर्पण का परिभाषा दिया है। मतलब हम लोग क्या कर लें, पता है इसमें संशोधन क्या कर लें? इस ससुरा को चाहे मारे राजन वाले को पकड़ के, है ना? या फिर क्या कर लें, जो लेंस दिया है ना, इसके यहाँ दर्पण कर लेते हैं, अपने आप संशोधन कर लेते हैं। भैया जब हम ही को करना था, तो काहे नहीं बुला लिए प्रकाश सर को कि आते आइए भैया राजन सीरीज़ लिख दीजिए, है ना? राजन सीरीज़ लिखवा लिए होते आप हमसे। तो यहाँ पे लेंस जो है ना, लेंस की जगह आप क्या कर लेंगे पता है? आप यहाँ पे कर लेंगे, लेंस के प्लेस पे भैया दर्पण, दर्पण कर लेंगे, दर्पण कर लेंगे, बाकी सब सही है। अब देखिए, यदि किसी चिकने तल के पृष्ठ की कलई जो करके अगर उसे परावर्तक बना दिया जाता है, तो वह दर्पण कहलाता है। यदि समतल कांच के प्लेट के एक ओर कलई कर दी जाए और दूसरी ओर उसी तरह छोड़ दिया जाए, समतल दर्पण जो हम लोग देखते हैं अपने शीशे में, फेस वगैरह देखते हैं ना, वह समतल दर्पण ही होता है। उसमें जो फोकस दूरी होती है अनंत पे होती है उसकी। यदि कांच के खोखले गोले को काट कर उसके पृष्ठ पर कलई कर दिया जाता है, तो गोली दर्पण हो जाता है। अगर आपसे कभी पूछता है कि जो हमारा उत्तल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया, किसका भाग है, तो बोलेंगे गोली दर्पण का भाग है। दोस्तों जिसका भाग उभरा होता है, जिसके उभरे भाग पर कलई की गई होती है, वो तो हमारा अवतल दर्पण होता है। और जिसके करिए गड्ढे वाले पोर्शन में, जिसके दोस्तों कलिजे के नीचे वाले पोर्शन में अगर इस तरह का पोर्शन यहाँ पे कलई किया गया होता है, तो ये हमारा उत्तल दर्पण होता है। क्योंकि यही होता है अपसारित लेंस, मतलब डाइवर्जेंट, सॉरी लेंस बोल दिया हमने, गलती हो गई। अपसारित दर्पण यानी कि डाइवर्जेंट मिरर। अगर इसके दोस्तों ऊपर वाले पोर्शन पर, जो यहाँ पे उठा हुआ पोर्शन वहां पे कलई होती है, तो यह होता है अभिसारी दर्पण। कौन सा? कन्वर्जेंट मिरर। दोस्तों ये चीज याद रखेंगे मित्रों, है ना? अपने आप को इतना स्ट्रांग बना दीजिए ना, गलत बोलो तो तुरंत पकड़ में आ जाए। दोस्तों गलत तो बोलना नहीं है, पहली बात है। अगर हम गलत बोल भी देते हैं, तो तुरंत के तुरंत अगर पकड़ में आए, वो गलती थोड़ी मानी जाती है। माफ़ी ले लीजिए भाई, माफ़ी माँग लेते हैं आप लोग से, अगर गलती होती है तो माफ़ करिएगा, है ना? देखिए यहाँ पे सारी संरचना हम आपको विधिवत बताए हैं कि नहीं बताएँ भैया? मुख्य अक्ष क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, कलई वाला पोर्शन क्या होता है, अभिसारी क्या होता है, अपसारी क्या होता है, अवतल दर्पण में कितने मिरर बनते हैं, अवतल दर्पण में कितने इमेज बनते हैं, उत्तल दर्पण में कितने इमेज बनते हैं। जो सारी आपकी उल्टी इमेज होती है, कैसी इमेज होती है भैया? बोल देंगे वास्तविक इमेज होती है। जो सीधी इमेज होती है, सीधी इमेज मात्र एक ही बनती है, वो भी बड़ा बनती है अवतल दर्पण में। दोस्तों बड़ा बनता है, आभासी बनता है ना? याद रखेंगे कब बनता है यह इमेज? जब वस्तु जो होता है ध्रुव और फोकस के बीच में हो जाता है। हमने विधिवत बताया है, अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, तो विधिवत बोर्ड पे बताया गया है भैया। आप देखिए, वीडियो देखिए महाराज, आपको बहुत जरूरत है। दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन का। दोस्तों धातुओं के संरक्षण हेतु अपनाई जाने वाली विभिन्न विधियों को संक्षेप में बताइए, संक्षेप में समझाइए। धातुओं के संरक्षण के लिए जो विधि अपनाई जाती है, दोस्तों खानों से जो प्राप्त होते हैं, जैसे कि आपको पता है अभी हाल ही में सोनभद्र वाले इलाके में शायद ना, सॉरी सॉरी, सोनभद्र नहीं दोस्तों, यूपी का कोई एक दोस्तों जिला था, देखिए नाम नहीं याद आ रहा है हमें, शायद सोनभद्र एक ही तरफ दोस्तों कोई था ना, जिला था, जो जिधर आपके विंध्याचल वाली, विंध्याचल जी का मंदिर है, विंध्याचल माँ का जो मंदिर है। तो दोस्तों वहाँ पे अभी हाल ही में उड़ा था कि ससुरा 500 किलो सोना मिला है। अरे 500 किलो नहीं मिला है बेवकूफ़वा, वहाँ पे ससुरा जो है कि 20 किलो मिला है, 500 किलो मिला के सब वो जो वो होते हैं ना मिश्रण वगैरह, सब वो मिला के है।
तो इस बात को जानिए थोड़ा-सा, वही चीज़ बोल रहा है कि संरक्षण उसका अपनाई जाने वाली विभिन्न विधियों का यूज़ बताइए। देखिए दोस्तों, इसमें पहला है द्रव चालित धुलाई। द्रव चालित धुलाई क्या होता है आपको पता होना चाहिए। इस विधि में जब पीसे हुए अयस्क को जल के तेजी धारा में प्रवाहित किया जाता है तो हल्के आधात्री कण या मैट्रिक्स बह जाते हैं तथा शुद्ध खनिज के कण नीचे बैठ जाते हैं। इस विधि द्वारा मुख्य रूप से एल्युमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर आदि का सांद्रण किया जाता है मित्रों। इतनी बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं फेन उत्प्लावन विधि क्या होता है दोस्तों। झाग विधि, आप देखते हैं कपड़े वगैरह साफ करते हैं झाग से सूरा निकलता है ना, वही चीज उसी की बात कर रहा है। सल्फाइड एस्को को पीसकर जल में किसी उपयुक्त तेल के साथ बड़े टैंक में मिला देते हैं तथा फिर उसमें वायु के प्रवाह से फेन या झाग उत्पन्न किया जाता है, जिससे अयस्क के कण झाग के साथ ऊपर आ जाते हैं तथा अधात्र या मैट्रिक्स के कण नीचे बैठ जाते हैं। शुद्ध अयस्क को पृथक कर लिया जाता है वहां से दोस्तों। घनत्वीय विधि क्या होता है। कभी कभी अयस्क के घनत्व तथा उसमें उपस्थित अशुद्धियां जो होती हैं के में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, घनत्व में अंतर हो जाता है। ऐसी अवस्था में अयस्क को महीन पीसकर जल के प्रवाह के साथ खलबलाते हैं। खलबलाते मतलब समझ रहे हैं? क्या करना, उबालना, उबालने की बात कर रहा है। जिससे अब भारी अयस्क के कण जो नीचे बैठ जाते हैं। 1 मिनट दोस्तों, इसमें खलबलाना का मतलब समझ रहे हैं? जैसे पीस दिए, पीस में डाल दिए, पीस में आप देखते होंगे कभी-कभी जो जल होता है, जल में कुछ कंकड़ डालिए तो नीचे जाके बैठ जाता है पेंदी में ना, उसी की बात कर रहा है। शुद्धियाँ जल के धारा के साथ बह जाती हैं। ये घनत्वीय विधि दूसरी है। वह जो हम आपको बताएँ वो दूसरी आसवन आसवन विधि वो है ना भैया? आसवन विधि दूसरी है भैया, आसवन विधि दूसरी है। सॉरी, आसवन विधि में जैसे कि हम लोग देखते हैं गेहूँ वगैरह ओसाते हैं, तो जो भूसा होता है उड़ जाता है, गेहूँ नीचे बढ़ जाता है। ये आसवन विधि है, इसे ओसाना कहते हैं, है ना? अभी इस समय तो बहुत ज़्यादा चुनाव का भी माहौल बना हुआ है, आपको पता होगा किसी के पापा जी उठे हैं, किसी के दादाजी उठे हैं, तो पापा जी का कभी चुनाव चिन्ह भी रहता होगा, किसान ओसाता हुआ अनाज, अनाज किसान ओसाता हुआ ना, ये चिन्ह भी इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है। दोस्तों यह वाली विधि आप अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके बाद विद्युत चुम्बकीय विधि, इसमें क्या होता है दोस्तों, इस विधि में आयरन के अयस्क का सांद्रण किया जाता है। अयस्कों को पीसकर इसको लंबी चक्कर पट्टी पर रखते हैं तथा मशीन से यह बेल्ट प्रबल चुंबकीय इलेक्ट्रोडों के मध्य होकर ध्रुव से खिसकती हुई इसके शुद्ध आयरन के अयस्क के कण अदात्री से अलग स्थान पर एकत्र हो जाते हैं, जिससे हम वहां से क्या करते हैं, निकाल लेते हैं धीरे धीरे दोस्तों, है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा है प्रारूपिक पुष्प का चित्र बनाकर उसे लेपित कीजिए। दोस्तों ये देख रहे हैं, ये पुंकेसर है, ये पुंकेसर है, जयांग है, जायांग है दोस्तों। पुष्पाक्ष देखिए, यहाँ बाह्य दल है। हम आपको पूरा इमेज समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। 1 मिनट पूरे स्क्रीन पे ले लेते हैं फिर। हाँ, आ गया यहाँ पे देखिएगा। ये अलग अलग पोर्शन आ गया ना, थोड़ा सा देखिए दोस्तों। हाँ, देखिए, यहाँ पे सारी इमेज हम आपको समझाते हैं। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों नखर है, यहाँ पे भुज है, भुजा जिसे बोलते हैं। पत्ती है ना, पत्ती को ब्रेक कर लिए हम यहाँ से, ऐसे भुजा निकाल लिए। यहाँ देखिए दलपुंज, ये पूरे दलपुंज के अंतर्गत आ जाता है, पूरा दलपुंज होता है दोस्तों, है ना। 1 मिनट, ये कैसे गड़बड़ हो जा रहा है। 1 मिनट, हाँ, अब सही है। देखिए यहाँ पे वर्तिकाग्र, जो इसका एक निट्टल वाला पोर्शन देख रहे हैं दोस्तों, नेक्टल वाला, अगर इसको हम अलग कर लेते हैं, यहाँ पे अलग कर लिए तो ये इस तरह का हमको दिखेगा। यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये अंडाशय, ये वाला पोर्शन देख रहे हैं जहाँ पे बीज उगा है, ये अंडाशय होता है, ओवरी जिसे बोलते हैं, ओवरी। दोस्तों याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए जयांग है, ये जयांग है, जहाँ पे आपको पता है सेक्स रूपी काम होते हैं। हम दोस्तों यहाँ पे वर्तिका है, यहाँ पुष्पासन है, यहाँ पे दोस्तों वर्तिकाग्र है ना, याद रखेंगे मित्रों। यहाँ पुंकेसर है, यहाँ पे पुंतुंत्व, या इंग्लिश में नाम रहता थोड़ा सा क्लियर होता। पुंकेसर मतलब समझ रहे हैं, जो उसका बीज होता है ऊपर की तरफ निकला होता है, उसे पुंकेसर बोलते हैं। बाह्य दल होता है मित्रों, है ना, याद रखेंगे दोस्तों। या पुष्पवृंत होता है, जिसको हम पता है ना, कभी आपने देखा होगा तो निकाल के उसे फेंक देते हैं चढ़ाते उड़ाते समय, है ना। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर फूट जो बन गया, यहाँ पे बीजांडासन है, बीजांडासन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पुमंग है ना दोस्तों। यहाँ पे इसके बारे में हमने पूरा विधिवत फूल बनाकर भैया अच्छे से आपको समझाया हुआ है, उसके हर एक पार्ट के बारे में आप देख सकते हैं। आभासी पट है दोस्तों यह, है ना। देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। हाइपरमेट्रोपिया और दोस्तों मायोपिया होता है। हाइपरमेट्रोपिया होता है दूरदृष्टि दोष, और मायोपिया होता है निकट दृष्टि दोष, जिसमें हम लोग अवतल लेंस का यूज करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया दोस्तों दूरदृष्टि दोष होता है, जिसमें हम उत्तल लेंस यूज करते हैं, है ना। इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। हाइपरमेट्रोपिया में दूर की वस्तु तो स्पष्टता दिखाई देती है, क्योंकि आपको पता है जो रेटिना पर जो चित्र बनना चाहिए ना, वो दूर चला जाता है, दूर बनता है, रेटिना से आगे खिसक जाता है,
अंदर की तरफ नहीं, पीछे की तरफ खिसक जाता है। इस वजह से सारी चीज़ें दूर वाली जो दिखाई देती हैं, और दूर की वस्तु के लिए हमें अनंत हमारी क्या रहनी चाहिए, क्षमता रहनी चाहिए आँख की, अनंत दूरी तक देखने की क्षमता, तो अनंत तक दिखाई देती है भैया अच्छे से, तो वो हो जाती है दूरदृष्टि दोष। अगर नज़दीक बनती है, हमारे जो रेटिना होता है, रेटिना के पहले ही चित्र बन जाता है, तो दोस्तों हम क्या कहते हैं उसे, मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में निकट की चीज़ें तो दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की चीज़ ससुरा नहीं दिखाई, ससुरा उल्टा है। वैज्ञानिक भी कितने अजीब थे। निकट दृष्टि दोष से निकट का कहाँ दिखाई देगा? निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट का नहीं दिखाई देना चाहिए था। ऐसे बनता तो बच्चों को आसानी से याद हो जाती। लेकिन ये क्या है, चुतियापा है ना? समझ रहे हैं कि नहीं? हमको याद करना है किसी तरह भैया। देखिए, निकट दृष्टि दोष में निकट की चीज़ें दिखाई देंगी। समझ रहे हैं मित्रों? और जो दूर की चीज़ें हैं, दूरदृष्टि जो उसमें दिखाई देंगी, और इसमें रेटिना का जो पावर होता है, वो दूर बन जाता है, जो इमेज बनता है रेटिना पे। अगर रेटिना पे बनता है, तो हमारा जो दोस्तों तंत्रिका तंत्र हैं, बिल्कुल अच्छे से कवर करती हैं, सारी चीज़ें हमें नज़दीक की, दूर की सब मेंटेन होके दिखाई देता है। तो ये सारी बातें आप याद कर लेंगे। हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूरदृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष के लिए मायोपिया होता है। दोस्तों इसका कारण देखिए क्या होता है? देख रहे हैं यहाँ पे? यहाँ कारण देखिए दोस्तों। दोस्तों जो प्रतिबिंब होता है रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे बनता है ना? इसका कारण यही बताया जा रहा है, सबसे बड़ी कारण यही है। लेंस पतला हो जाता है, जिसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। नेत्र लेंस से रेटिना तक दूरी कम हो जाती है। नेत्र के गोलक जो होते हैं, आईबाल होते हैं, उसकी लंबाई कम हो जाती है। जो सिलरी मसल होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं पता है, ढीला पड़ जाते हैं। इस वजह से ढीला पड़ने के कारण ही होता है दूर बनना, रेटिना से दूर बनना दोस्तों। और सिलरी मसल जब टाइट हो जाते हैं, तो पता है क्या होता है, तो जो हमारा इमेज होता है रेटिना से पहले बनने लगता है, उसे हम कहते हैं भैया क्या, निकट दृष्टि दोष, है ना? इतनी बातें हैं आपको पता है। देखिए ये पूरा इमेज है, यहाँ पे देख लीजिए इमेज है भैया। यहाँ देखिए निकट दृष्टि दोष का भी दिखाया गया है आपको, दूर दृष्टि नहीं, निकट का नहीं दिखाया गया है यहाँ पे। देखिए तो निकट का नहीं दिखाया गया है मित्रों, यहाँ पे सिर्फ दूर दृष्टि का दोष दिखाया गया है, और एक नॉर्मल लेंस का दिखाया गया है, नॉर्मल का दिखाया गया है। आप देखिएगा यहाँ देखिए निकट बिंदु हमारा अगर देखें दोस्तों, तो 25 सेंटीमीटर होता है। लोग घर में बोलते हैं भैया ज़्यादा पास बैठकर टीवी वगैरह ना देखिए, नहीं तो हो जाएगा, आँख खराब हो जाएगी। देखिए ये दूरदृष्टि दोष यही है भैया, रेटिना के प्रतिबिंब के पीछे बनता है। रेटिना का जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है ना, उसके पीछे प्रतिबिंब बनने लगता है। और प्रतिबिंब कैसा बनता है रेटिना पर, आपको पता है? सीधा बनता है, सीधा बनता है ना? नहीं गधा, उल्टा बनता है। उल्टा बनता है, आभासी बनता, आभासी बनेगा तो उल्टा बने, सॉरी आभासी बोल रहे हैं दोस्तों, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। अगर वास्तविक है तो उल्टा तो जाहिर सी बात है अपने आप में, है ना? इतनी बातें आप याद रखेंगे मित्रों। चलिए चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोष और निवारण दिया है, तो आपको पता है दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का यूज करते हैं, जो कि भैया क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है हमारे लेंस के जितने भी रेज होते हैं, हमें आसानी से फिर चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, है ना? याद रखेंगे। उत्तल लेंस ये होता है जो कन्वर्जेंस होता है ना, कन्वर्जेंट करने का काम करता है, क्योंकि यह फैली हुई होती है, दूर तक जाके, दूर पे जाके मिलती है हमारी जो आई का जो प्रतिबिंब होता है रेटिना के पीछे। अब उत्तल लेंस लगा दिए तो पास में मिलने लगा, है ना? दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का। देखिए फ्यूज से क्या अभिप्राय है? साधारण बल्ब एवं हीटर फ्रिज में कितने एम्पियर का फ्यूज लगा होता है ना? तो आपको पता है दोस्तों, फ्यूज तार पता है उसकी क्वालिटी क्या होती है? फ्यूज तार पता है आपको? अत्यधिक गलनांक वाले होने चाहिए। अत्यधिक गलनांक वाले होने चाहिए? नहीं, निम्न गलनांक वाले होने चाहिए दोस्तों। पता है, तुरंत के तुरंत गल जाएँ। अगर धारा की मात्रा तेज़ हो तो तुरंत गल जाएँ, वहाँ पे निम्न गलनांक उसका होना चाहिए। और वहाँ पे जो उसका जो दोस्तों प्रतिरोध होता है वो अधिकतम होना चाहिए, जिससे कि करंट को वह बियर कर ले, पूरा अच्छे से रोधक बना ले, फिर उसके बाद अंदर घर में जाने दे, सप्लाई होने लगे। इस वजह से फ्यूज तार लगाया जाता है, फ्यूज बॉक्स वगैरह लगाते हैं लोग, है ना घर में। देखते हैं जो रेगुलेटर होता है फैन के बगल में ही फ्यूज वाला जो लगा होता है दोस्तों, जो रेड कलर का जलता है, वही होता है फ्यूज बल्ब उसे बोलते हैं ना दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए। विद्युत फ्यूज एक ऐसी युक्ति है जिसको किसी विद्युत परिपथ में लगी हुई एक या अधिक विद्युत परिव्यक्तियों युक्तियों में से बहने वाली धारा का मान अधिकतम धारा की सीमा से अधिक होने पर उन युक्तियों की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये युक्तियां कौन कौन सी? जैसे पंखा हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया इत्यादि, ये सारी चीजें हैं मित्रों। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिया है पार्सल लिया, होल्डर दिया है, यहाँ पे विद्युत फ्यूज तार का पूरा विद्युत फ्यूज का पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ना मित्रों। इसको बनाना भी है, आपके एग्जाम में आएगा तो अच्छा नंबर मिलता है। उच्च रक्तचाप बीमारी क्या है? इसके कारण मतलब इसके क्या क्या कारण हैं? आपको पता है हाई बीपी इसे बोला जाता है, हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, है ना? देखते होंगे डॉक्टर एक ले लेते हैं हाई ब्लड प्रेशर, एक पंप की तरह दबाते रहते हैं, ससुरा सब लगाए होते हैं हमारे कलाई में, बांधे होते हैं ह्यूमरस हड्डी के पास में, बाह में, है ना? बांधे होते हैं, खूब टाइट बांध देते हैं, ससुरा बहुत दर्द करता है, मन करता है फिर
समझ रहे हैं ना? फिर बहुत तो खुन्नस आता है लेकिन छोड़ देते हैं, कहते हैं भाई डॉक्टर हैं, हमारी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं वो लोग भैया। देखिए इस समय डॉक्टर ही महान बने हुए हैं कोरोना काल में भैया, उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करनी है हम लोग को। दोस्तों एक बात और बता देते हैं, जो आपका ब्लड प्रेशर होता है, अगर ब्लड प्रेशर आपका पता है सिस्टोलिक और डिसिस्टोलिक में मापा जाता है। अगर हाईएस्ट ब्लड प्रेशर है, अगर 120 से ज़्यादा होता है, तो आपको पता है ब्लड प्रेशर के शिकायत हो जाते हैं। अगर ब्लड प्रेशर की शिकायत है आपके पास दोस्तों, तो नमक की मात्रा कम कर दीजिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर की शिकायत ब्लड प्रेशर मतलब कम है, आपका सिस्टोलिक डिसिस्टोलिक मतलब कि सिकुड़ना और मतलब संकुचन करना और फैलना, यह होता है। संकुचन करते समय दोस्तों ब्लड की मात्रा बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और फैलते समय ब्लड की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि वो पंप करता है लब और डब के केस में। आपको ये सारी बातें हमने बताया हुआ है, आपको पता होगा हमारा दिल जो धड़कता है लब और डब। दोस्तों पूरा एक फंक्शन हमने लंग्स का बनाकर आपको समझाया था दोस्तों, फेफड़े का पूरा, आप देख लीजिए उसको, अगर नहीं देखे हैं तो। दोस्तों ब्लड प्रेशर में आपको बहुत सारी चीज़ें पता भी होंगी, नहीं पता है तो आपको पता है जो धमनियाँ होती हैं और सिरे होते हैं। जो सिरा होता है दोस्तों आपको पता है, सिरों से अशुद्ध ब्लड आते हैं दोस्तों। अशुद्ध ब्लड किसमें सबसे पहले आते हैं? तो आपको पता है दोस्तों, दायाँ अलिंद, फिर दायाँ निलय, फिर उसके बाद आपका चला जाता है लंग्स में, प्यूरीफाई होता है। लंग्स प्यूरीफाई होने के बाद दोस्तों, वह दोस्तों आ जाता है हमारे बायाँ अलिंद और फिर बायाँ निलय से होते हुए दोस्तों दोस्तों कह लीजिए धमनियों के थ्रू सिराओं में से दोस्तों जो ब्लड बहता है आपका, जो ब्लड बहता है अशुद्ध ब्लड होता है, फिर उसके बाद वह ऑक्सीजनेटेड होता है लंग्स में जाके, फिर वहाँ पे धमनियों में आता है, मतलब धमनियों के थ्रू फिर से हमारे पूरे शरीर में जाता है। फिर शरीर में जितने भी इम्प्योरिटी होते हैं उसको इम्प्योर कर देते हैं, मतलब कि दोस्तों प्योरिटी होती है इम्प्योर कर देते हैं, मतलब उसको अशुद्ध कर देते हैं। फिर से वो हमारे लंग्स में आ जाता है, मतलब कि अशुद्ध वाले ब्लड आ जाते हैं, फिर से वह शुद्ध होता है, फिर हमारे पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट हो जाता है दोस्तों, है ना? इतनी बातें हमने आपको बहुत विधिवत बताया है दोस्तों। देखिए सिस्टोल होता है, सिस्टोल दाब कहते हैं, मतलब सिस्टोल दाब किसे कहते हैं? निलयों के संकुचन के समय रक्त दाब ज़्यादा ऊपर होता है, इसे सिस्टोल दाब कहते हैं। और दोस्तों एक होता है डायसिस्टोल, मतलब अनुशीतलन दाब की तक कहते हैं इसे। जैसे कि अगर जब नलियों में शिथिलन होता है तब यह दाब घट जाता है। इस कम दाब को डायसिस्टोलिक दाब कहते हैं, यानी कि आराम की अवस्था में होता है डायसिस्टोलिक, जिसे संकुचन कहते हैं। जैसे 120/80 हमारा ब्लड प्रेशर रहना चाहिए, एचजी में रहना चाहिए। एचजी मतलब मरकरी होता है दोस्तों। 80 मिली स्तंभ द्वारा बने दाब को बराबर होता है दोस्तों। 120 मिलीमीटर स्तंभ द्वारा बने दाब तथा अनुशीतलन दाब जो होता है, अनुशीतलन मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, डिसिस्टोलिक। और दोस्तों जो शीतलन होता है, जिसे हम कहते हैं भैया कि प्रकुंचन, प्रकुंचन जो होता है वह होता है मेरा 120 स्तंभ द्वार होता है, दोस्तों क्या होता है, दाब द्वारा होता है, वह स्थायी होता है। जो अनुशीतलन होता है वह 80 मिली स्तंभ द्वारा अस्थायी होता है, दाब के बराबर होता है। इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। जब किसी व्यक्ति में दोनों ही दाब अधिक हो जाते हैं, जैसे 180/110 हो गया, 160/100 हो गया, तो इस स्थिति में रक्तदाब जो होते हैं दोस्तों क्या कहलाते हैं? स्थिति उच्च रक्तदाब की हो जाती है। निम्न संयम, व्यायाम, सही भोजन तथा औषधियों से नियंत्रण रखा जा सकता है इस पे दोस्तों। इतनी बातें आप याद करेंगे दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम कल चलेंगे, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कल चलेंगे। आपने पढ़ भी रखा है, क्योंकि यह आपका लघु उत्तरी है, तो आपने दीर्घ उत्तरी में जो पढ़ाए गए थे आपको एमसीक्यू वगैरह में आप पढ़ चुके हैं ना मित्रों। चलिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करिएगा भैया अच्छे से।